कुछ चीजें लिखी होगी, या तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या तो आप उनको डिनाई करोगे। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, बात ही खत्म कि हाँ आप फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है हमारी मीटिंग में, ठीक है, मोहम्मद जी और मयूरेश जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद जी और मयूरेश जी के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो लिखा था प्लेन्ट में कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मोहम्मद जी पूरा नाम एंड मयूरेश जी पूरा नाम रिसाइडिंग एट सो एंड सो, ठीक है। किस बारे में था कॉन्ट्रैक्ट, वो सो एंड सो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में। अभी मोहम्मद जी और मयूरेश जी, ठीक है। मोहम्मद जी यहाँ पे कौन है, प्लेंटिफ है, मयूरेश जी जो है वो डिफेंडेंट है। तो क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों को पता है, ठीक है। प्लेंटिफ ने बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट था अपने प्लेंट में। अभी डिफेंडेंट क्या बोलेगा कि अगर डिफेंडेंट उस बात से अग्री कर रहा है, ठीक है, अगर डिफेंडेंट उस बात से अग्री कर रहा है कि हाँ भैया कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई अपने डब्ल्यूएस में पहली पॉइंट हाँ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, ये चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। तो अगर रिटन स्टेटमेंट में कैसे प्रॉपरली आपको एक्सेप्ट करना पड़ती है चीज या फिर प्रॉपरली आपको डिनाई करनी पड़ती है। अगर आप डिनाई कर रहे हो तो उसका रीजन क्या है, असली स्टोरी क्या है, वो लिखनी पड़ती है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये चीज, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों में से कोई ये भी पूछ सकता है, अभी सवाल आता है यार, कॉमन सेंस है कि अगर जो है स्पेसिफिकली आप मना नहीं कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पॉइंट थी, उसका मैंने कोई आंसर ही नहीं लिखा, कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं, इसका मतलब आपने वो कर दिया है। डीम्ड एडमिशन उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं डीम्ड एडमिशन, ठीक है। मतलब क्या, ये मान लिया जाएगा कि आपने वो किया है क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। भले आपने नहीं किया हो, भले आप ड्राफ्टिंग करते टाइम भूल गए हो कि मैंने नहीं किया, या मैं फॉर एग्जांपल एडवोकेट की भी गलती थी कि ड्राफ्टिंग करते समय वो भूल गया, तो भी मान लिया जाएगा कि भैया आपने तो किया है क्योंकि आपने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं है कि मैंने नहीं किया है, तो वो डीम्ड एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मना करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली आप या तो एक्सेप्ट कीजिए इस बात को जो प्लेंट में लिखी हुई है, या तो आप स्पेसिफिकली जो है वो डिनाई कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आता है हम सबको, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ऑडिबल तो हूँ ना मैं, पता चला मैं बोलती जा रही हूँ। यस मैम। ओके ओके चलिए, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया। और कल हम लोगों ने एक और बात समझी थी बच्चे कि रिटन स्टेटमेंट क्या करता है, जो सूट की मेंटेनेबिलिटी होती है उस पे वो हिट करता है, ठीक है। अगर मेंटेनेबल है सूट, ठीक है, अगर चल सकता है फिर तो ठीक है, प्रोसीजर होगा, ठीक है। फिर काउंटर क्लेम सेट ऑफ वो सब होगा, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा तो मैं भी अभी उसके ऊपर और 2 इल्जाम लगा के दूंगी, ठीक है। काउंटर क्लेम सेट ऑफ हमेशा कौन फाइल करता है, डिफेंडेंट फाइल करता है। इतनी चीज मैंने तुम लोग को कल भी बोली थी, याद रखने के, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, देखो, अगर बुक के हिसाब से चलते हैं ना हम लोग, अगर बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अभी डब्ल्यूएस हो गया, सब हो गया है अभी, ठीक है। अभी क्या, अभी हियरिंग की बारी आ रही है। अब देखो, अब इसके मतलब कैसे बोल सकती हूँ मैं कि अगर हम लोग बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, जैसे बुक में प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर उसके हिसाब से चलते हैं ना, तो पहली हियरिंग का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहली हियरिंग होने का टाइम हुआ है, अब पहली हियरिंग आएगी। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, अब क्या आएगी, पहली हियरिंग आएगी। ये हो गया अपना कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फाइलिंग डब्ल्यूएस, डीम्ड एडमिशन, जो कि दिया हुआ है बच्चे ऑर्डर 8 रूल 5 में, ठीक है। ऑर्डर 8 रूल 5 में थोड़ा हम लोग याद भी रखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, अब इसके बाद क्या होगा, बुक के हिसाब से फर्स्ट हियरिंग आनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग आनी चाहिए। पर प्रैक्टिकली जब बच्चे हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उससे पहले भी एक स्टेज होती है, उससे पहले भी एक प्रोसीडिंग होती है। क्या क्या होता है, जहाँ पे ना दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, ठीक है, दोनों पार्टीज को कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट समझती है, ठीक है, कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट,
ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे कोर्ट समझेगी कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है? एनीवन? तो बच्चे आप लोगों ने क्या फाइल किया अभी? अभी आप लोगों ने क्या फाइल किया कोर्ट में? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट? हाँ जी जी। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आपने फाइल किया है। अब हियरिंग की बारी आई है, समन्स चले गए, नोटिफिकेशन मतलब इंटिमिडेशन हो गया उसको डिफेंडेंट को। अब किसकी बारी आएगी? ऑफ कोर्स अब हियरिंग की बारी आई है। तो हियरिंग से पहले भी मैं बोल रही हूँ कि एक स्टेज होती है, अगर हम बुक के हिसाब से नहीं देखते, अगर हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं तो, ठीक है, जहाँ पे दोनों पार्टीज आती है और कोर्ट समझती है, ठीक है, कोर्ट समझती है कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट विच यू हैव फाइल्ड। ठीक है, ठीक है, इतनी टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इतनी टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है कि फर्स्ट हियरिंग कौन सी होती है, ठीक है, जब दोनों पार्टीज को एक्चुअली में कोर्ट में बुलाया जाता है ना कि कॉज ऑफ एक्शन समझने के लिए, उसको एक्चुअली में फर्स्ट हियरिंग बोला जाता है। पर इतनी टेक्निकलिटी नहीं है हमारी सीपीसी में, तो हम लोग वो रहने देंगे। ये मैंने सिर्फ तुम लोग के नॉलेज के लिए बताया है ऐसे, ठीक है। बाकी असलियत में ऐसे होता है, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसे होता है कि पहले भी हियरिंग से पहले भी जज बुलाता है, दोनों पार्टीज का मैटर देखता है और बोलता है, पूछता है दोनों पार्टी से कि भाई क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि भाई जो भी गुड्स थे वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हुए, और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन बोलता है कि जो भी गुड्स थे वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हुए, और बी पर्सन, और मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया है। बी पर्सन बोलता है कि इसका माल ही खराब था, इसके जो गुड्स भेजे थे इसने वही खराब थे, तो काय के पैसे दूं मैं उसको, ठीक है। उल्टा इसके खराब गुड्स की वजह से मेरे गोडाउन में दूसरे जो गुड्स थे वो भी खराब हो गए, उनका नुकसान हो गया है, मेरा तो उल्टा 20 लाख का नुकसान हो गया है, ठीक है। अब क्या करेगा जो जज है, बच्चे, जो कोर्ट होती है वो एग्जामाइन करती है, ठीक है, एग्जामिनेशन होता है दोनों पार्टीज का कि दोनों की बात जो है सुनी जाती है, प्लेंट पढ़ा जाता है, रिटन स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, दोनों पार्टी से पूछा जाता है कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, दोनों अपनी अपनी समस्या जो है वो बताते हैं, ठीक है। फिर अब एग्जामाइन करने के बाद कोर्ट एग्जामाइन करती है, दोनों की बातें प्रॉपरली सुनती है। अब अब क्या आता है, अगर जज को लगता है, ठीक है, अब क्या, अगर जज को लगता है कि ऐसा है इशू ऐसा है कि हम लोग एडीआर के थ्रू जाके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एडीआर मतलब क्या? एडीआर मतलब क्या, पढ़ा है क्या तुम लोगों ने एडीआर? Alternate dispute resolution. Alternate dispute resolution. जी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो एडीआर के थ्रू अगर जाके हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो केस एडीआर में जाता है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर नॉर्मल अपनी जो है ट्रायल चलती है, हियरिंग चलती है, ठीक है। हियरिंग मतलब हियरिंग मतलब सुनवाई, हाँ, अपन मूवीज वगैरह में भी सुनते हैं ना कि आज पहली सुनवाई है, तो वो फर्स्ट हियरिंग, ठीक है, मतलब जज सुनता है, ठीक है, उसको हियरिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी एडीआर का जो है ना कंसेप्ट, एडीआर का जो कंसेप्ट है आपको पता है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, ये सब होता है। और इसमें एक और चीज होती है नेगोशिएशन, वो अपने लेवल पे बैठ के होती है, ठीक है, नेगोशिएशन वो अपने लेवल पे बैठ के होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन है, एक मिनट है, मुझे नाम अभी तक पढ़ने पड़ते हैं थोड़े, वैशाली जी और नेहा जी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दोनों का डिस्प्यूट हुआ, तो दोनों ने बोला कि छोड़ यार, कोर्ट कचहरी कौन जाएगा, अपन ना आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं चीजें, ठीक है। तो वो अपने लेवल पे क्या होती है, नेगोशिएशन होती है। तो कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो दूसरे बिजनेस पार्टनर्स वगैरह होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, नहीं तो फिर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत। अब ये सब चीजें क्या होती है, इनकी टेक्निकलिटी में हम लोग नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स हम लोग एडीआर नहीं पढ़ रहे हैं यार, सीपीसी पढ़ रहे हैं, और ये तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोग थर्ड ईयर के बच्चे हो, ठीक है, तुम लोग थर्ड ईयर के बच्चे हो, तो ठीक है, मतलब आधे एडवोकेट तो आप लोग बन गए हो, ठीक है, बाकी बस थोड़ा सा बाकी है, ठीक है, एडवोकेट नहीं, लॉयर बन गए हो, बाकी बस थोड़ा सा बाकी है,
तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एडीआर का कहाँ दिया गया है हमारे सीपीसी में? ये एडीआर का दिया गया है बच्चे सेक्शन 89 में। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। सेक्शन 89 में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की गई है। बैरक बच्चे खोल के रखना है, बाजू में रोज बोलती हूँ। ठीक है, बैरक थोड़ा खोल के रखना है, थोड़ा ऊपर ऊपर से जो हेडिंग्स हैं टेस्ट वो रीड करते हुए चलना है हम लोगों को। ठीक है, अभी के लिए। और कहाँ पे बात की गई है एडीआर इसकी, एडीआर की ही सेक्शन एक तो 89 में, दूसरा ऑर्डर 10 रूल 1 है या 1A है? 1A है। हाँ, तो ऑर्डर 10 और रूल 1A में जो है हमारे एडीआर की बात की गई है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और लोक अदालत की। अब केस गया फॉर एग्जाम्पल ऐसे नेगोशिएशन से नहीं संभली बात। ठीक है, एक पार्टी को नहीं समझ में आया, अभी जज को लगा कि एडीआर में जाएगा, केस हो जाए। ठीक है, अब जज ने क्या किया, केस को ट्रांसफर कर दिया। दोनों पार्टी से पहले पूछा जाता है कि भाई एडीआर में भेज सकते हैं, आपका जल्दी भी काम हो जाएगा, समझाया जाता है उनको। ठीक है, कि एडीआर में मतलब जज नहीं समझाता है, जज वकील को बोलता है कि उनको समझाओ कि हम अपन एडीआर में केस भेजते हैं। ठीक है, एडीआर में जल्दी हो जाएगा, दोनों का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, फटाफट। तो वकील ऐसे समझाता है दोनों पार्टीज को। ठीक है, प्लेंटिफ का वकील प्लेंटिफ को समझाएगा, डिफेंडेंट का वकील डिफेंडेंट को समझाएगा। ज्यादातर यही देखा गया है कि दोनों पार्टीज मान जाती है। ठीक है, कोई बहुत ऐसे बहुत ओवर स्मार्ट लोग होते हैं तो वो लोग नहीं मानते, तो फिर ठीक है। ठीक है, तो फिर अब दो बातें हो सकती है एडीआर में जाने के बाद, या तो एडीआर सक्सेसफुल होगा या तो अनसक्सेसफुल होगा। समझ में आ रहा है? दो बातें हो सकती है एडीआर में जाने के बाद। एडीआर में गया केस, उसके बाद या तो दो चीजें होगी, या तो केस सक्सेसफुल होगा या तो अनसक्सेसफुल होगा। मतलब सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मतलब क्या, एडीआर से केस सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन में गया या मीडिएशन में गया या कंसिलिएशन में गया या लोक अदालत में गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा केस लोक अदालत में जाता है। ठीक है, लोक अदालत से इशू सॉल्व होके निकला। ठीक है, सेटल। तो क्या होता है, ठीक है, फॉर पहले सक्सेसफुल वाले की बात करते हैं। तो लोक अदालत में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया हमारा केस। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बेसिस पे जज क्या करता है, दोनों पार्टीज का सेटलमेंट हो जाती है ना, तो जज क्या करता है, सेटलमेंट के बेसिस पर एक डिक्री आती है। ठीक है, ये डिक्री क्या होती है मैं तुम लोग को बताऊंगी। ठीक है, डिक्री अभी कैसे बताऊं, आप समझ लो। जजमेंट पता है हम लोग को, सबको जजमेंट क्या होती है वो पता है क्या? मतलब जो लास्ट में फैसला सुनाया जाता है, सिंपल भाषा लास्ट में जो फैसला सुनाया जाता है, ठीक है, उसको अपन जजमेंट बोलते हैं। अभी ये समझ लो कि ये जजमेंट की ये बहन है डिक्री। क्या है? ये जजमेंट की बहन है डिक्री। ठीक है, ऐसे समझ लो अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगी डिक्री क्या होती है। ठीक है, हाल फिलहाल इतना समझ लो कि जजमेंट की बहन है डिक्री। खत्म। ठीक है, तो उसके बेसिस पर सेटलमेंट, फाइनल जजमेंट नहीं प्रणाली जी, जजमेंट मतलब फैसला सुना दिया गया। अभी डिक्री क्या होती है बताऊंगी, शांति रखो। ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर दूसरा होता है। अभी शांति रखो, तुम लोग को बाद में ही समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा यार। ठीक है, ऑर्डर इसका भी ऑर्डर भी है। ऑर्डर ये तीनों भाई बहन है। ठीक है, अभी तुम किसको भी बहन लो, किसको भी भाई लो। ठीक है, तो तीनों भाई बहन है। तो सेटलमेंट के बेसिस के ऊपर क्या होता है, डिक्री चला दी जाती है, डिक्री प्रोनाउंस की जाती है। ठीक है, मतलब फैसला सुना दिया जाता है, बेसिक इजी अंडरस्टैंडिंग, फैसला सुना दिया जाता है। तो क्या होता है ना, अभी ऐसे ही फैसला सुना देंगे कि ठीक है सक्सेसफुल हो गया, कॉम्प्रोमाइज हम दोनों के बीच में हो गया। ठीक है, और अभी ऐसे ही तो नहीं होगा कोई चीज। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज डीड होती है। ठीक है, वो साइन करवाई जाती है आपसे। क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज डीड होती है, वो ठीक है, पहले मतलब बातें करते हैं कि ठीक है इस पे मैं भी राजी हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का नुकसान हुआ है, दोनों पार्टीज का नुकसान हुआ है, तो ठीक है 8 मैं एग्री कर रही हूँ कि भाई मेरी वजह से नुकसान हो गया। 8 लाख पे मैंने बोला भाई मैं 8 लाख दे सकती हूँ।
तो सामने वाला बंदा भी सोच रहा है भाई कि ठीक है भाई 8 लाख तो मिल रहे हैं, फिर कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट फीस पे करूंगा, हर रोज धंधा अपना बिजनेस छोड़ के वापस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है 8 लाख में डन करो भाई, खत्म, मेरे को नहीं चाहिए झंझट, 8 लाख दे और निपटा। ठीक है हो गया। तो उसके बेसिस पर ना एक डीड बनाई जाती है, मतलब कुछ कागज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर फिर वो लोग जो है डीड के बेसिस पर कॉम्प्रोमाइज डीड बेसिकली उसको बोला जाता है कि हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और फिर उस पे साइन होती है। तो फिर वो जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज डीड जो होती है ना वो लगाई जाती है प्रॉपर डिक्री के साथ, जजमेंट के साथ वो अटैच की जाती है, तो वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, बिना प्रूफ के कोई भी काम नहीं होता है हमारे कोर्ट में। ठीक है, तो इतना समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या होगी, एक तो डिक्री सक्सेसफुल हो गई, सॉरी डिक्री सक्सेसफुल हो गई बोल रही, एडीआर सक्सेसफुल हो गया और डिक्री आ गई, कॉम्प्रोमाइज डिग्री कॉम्प्रोमाइज डीड जो है वो लग गई। ठीक है, सब हो गया, ये खत्म, सक्सेसफुल हो गया हमारे यहाँ। अब मैम दूसरी बात क्या कॉम्प्रोमाइज होगी। डेट का कॉपी दोनों पार्टी को देना पड़ता है क्या? हाँ और कोर्ट में भी सबमिट करना पड़ता है? हाँ, ओके। कोर्ट में भी सबमिट होता है। ठीक है, तो क्योंकि कोर्ट के पास भी तो होना चाहिए ना प्रूफ। ठीक है, तो और दोनों पार्टीज के पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी कोर्ट में जाके फिर से मस्ती कर रही हूँ तो मेरे पास भी प्रूफ होगा, आपके पास भी प्रूफ होगा, और बाद में जो जजमेंट वगैरह आएगी उस पर भी रहता ही है कॉपी। अब आप कॉपी निकलवाते हो ना जजमेंट की, डिक्री की, यस आपको क्या, मैम। हाँ, तो ये सब वही चीजें होती है। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आता है हम लोग अनसक्सेसफुल हो गया हमारा एडीआर। ठीक है, हमारा एडीआर जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया। अब क्या होगा, ट्रायल होगा। अब ट्रायल में सबसे पहली चीज जो होती है वो इश्यूज फ्रेम होते हैं। ठीक है, इश्यूज फ्रेम होते हैं ट्रायल में, सबसे पहली चीज क्या होती है। अच्छा ठीक है, चलो, ट्रायल में सबसे पहली चीज क्या होती है, इश्यूज फ्रेम होता है। अब सवाल उठता है कि इश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, इशू मतलब क्या, मैं बोल सकती हूँ, मतलब इशू मतलब क्या, एक पार्टी उस चीज को असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी उस चीज को डिनाई कर रही है, उसको हम इशू बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली तुमको दिक्कत क्या है और तुम कोर्ट से चाहते क्या हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल शीतल जी। ठीक है, शीतल जी और कौन है, वैशाली जी। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो कुछ तो दिक्कत होगी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ तो दिक्कत होगी डेफिनेटली। तो शीतल जी बोल रही हैं कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, प्रॉपर्टी फलाना घर मेरा है, और वैशाली जी खाली नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रही है, एक चीज को असर्ट कर रही है कि ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, और वैशाली जी जो है मेरा प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रही है, असर्ट कर रही है। अब वैशाली जी क्या कर रही हैं, उस चीज को, ठीक है, डिनाई कर रही है। ठीक है, वो उस चीज को क्या कर रही है, डिनाई कर रही है कि मेरा घर है, मैं 10 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पोजेशन है, खत्म। आप लोगों ने पढ़ा था ना कौन सा ज्यूरिस्प्रूडेंस में, पोजेशन इज 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। ठीक है, मतलब ओनरशिप से ज्यादा पोजेशन मैटर करती है। ठीक है, अगर आप, इसके लिए तो यार दिक्कत होती है ना कि इतने भरे पड़े हैं केसेस, इन चीजों के तो इतने भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा। हाँ जी, टाइटल वगैरह जो भी। ठीक है, तो इन चीजों के केसेस तो बहुत भरे पड़े हैं हमारे कोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, तो इशू का मतलब समझा, एक पार्टी जो है असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी जो है डिनाई कर रही है। इशू मतलब क्या, एग्जैक्ट तुमको क्या दिक्कत है और तुम कोर्ट से क्या चाहते हो। ठीक है, मतलब देखो पहले ही देखो, अ, पहले ही इश्यूज बना दिए जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, इश्यूज जो है वो बना दिए जाते हैं, तो फिर क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज पर ही बात होगी। ठीक है,
जो जो दिक्कत है उस पर ही बात होगी। बहुत लॉजिकल है, ठीक है, बहुत लॉजिकल चीज बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पहले ही इश्यूज फ्रेम कर दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर उन पर ही बात होती है, ठीक है। बाद में कोर्ट के पास कोई भी मैटर आया, अगर आप जज हो, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप इश्यूज डिसाइड कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जज हो, ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप इश्यूज डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आती है। पता कैसे चलेगा भाई किस चीज पे आपको जो है बातें सॉल्व करनी है, ठीक है, क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत पता होगी, इशू पता होगा, तभी तो आगे बातें बढ़ेंगी कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज, उस चीज को, इश्यूज को पहले ही जो है आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई पहले। फिर उसके बाद आता है जिन इश्यूज पे, ठीक है, जिन इश्यूज पे आप एविडेंस दोगे या जिन इश्यूज पे आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ठीक है, उन्हीं इश्यूज के आधार पर जो है चीजें, जो है फाइनल जजमेंट हो गया या डिक्री हो गया, वो डिसाइड होगी, ठीक है। क्या आपकी लाइबिलिटी थी या क्या राइट्स थे, ठीक है, और क्या डैमेजेस मिलने चाहिए, उन्हीं इश्यूज के बेसिस पर ये सब चीजें डिसाइड होंगी, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पर एविडेंस दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? ठीक है। नहीं तो ऐसे तो, अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, तुम लोगों में से अगर किसी का ऐसे दिमाग चल रहा हो कि अगर इश्यूज नहीं दिए, इश्यूज पहले फ्रेम नहीं किए तो क्या होगा, ठीक है। अगर इश्यूज फ्रेम नहीं किए तो फिर तो बहुत, आप देखिए, इररेलेवेंट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। पहले इश्यूज अगर फ्रेम नहीं किए गए तो क्या होगा, बहुत इररिलेवेंट चीजें होगी। फिर तो मैं कुछ भी आके बोलूंगी कि मेरे मामा का था, मेरे मेरे चाची का था। पहले ही केस घुमाने में बहुत चीजें, बहुत एडवोकेट्स होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, केस घुमाना अच्छे से आता है उन लोगों को, ठीक है। तो अगर इश्यूज जो है वो प्रॉपरली नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। फिर इररिलेवेंट चीजों पे जो है डिस्कशन होगा, इररिलेवेंट चीजों पे आर्ग्यूमेंट्स होगी, इररिलेवेंट चीजों का एविडेंस लाके हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं चलता है। पूरा क्या होगा, आपको नहीं लगता है अगर इश्यूज फ्रेम नहीं होंगे तो पूरा क्योस हो जाएगा एक, ठीक है। कोर्ट कैसे चलेगा फिर? इसलिए बच्चे, इसलिए कि प्राइमरी ड्यूटी जो होती है कोर्ट की, वो इश्यूज फ्रेम करना होती है, ठीक है। और ये इश्यूज कौन से ऑर्डर में फ्रेम होते हैं? ऑर्डर 14 में के अंडर जो है इश्यूज की बात की गई है, ठीक है। और उन्हीं इश्यूज को सेटल करने की जो है बात की जाती है फिर, ठीक है। तो ऑर्डर 14 इसके लिए है, शायद से नहीं, हाँ है, ऑर्डर 14 इश्यूज की बात करता है। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की बात करता है कि जो इश्यूज हुए हैं, जो एक बंदा असर्ट कर रहा है, दूसरा बंदा डिनाई कर रहा है, वो इश्यूज फॉर्मुलेट हो जाएंगे, उसी का सेटलमेंट हम करते हैं, ठीक है। फिर बाद में तुम दूसरा इशू लेकर आ गए तो फिर कोर्ट क्या करेगी? फिर से वापस से सब चीजें होंगी क्या? इसलिए पहले ही इश्यूज जो है वो फ्रेम कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर 14 जो है यहाँ पे, ऑर्डर 14 जो है बच्चे, वो इश्यूज की बात करता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की बात करता है एमएस से, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक और चीज होती है, एक और चीज आती है इसमें, हाँ, अभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि इश्यूज जो है हमारे, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। मतलब क्या, मतलब इतने इतने ज्यादा उलझे हुए नहीं है कि वो फर्स्ट हियरिंग में ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहली हियरिंग में ही सब कुछ सेटल हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग में ही सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर जो जज है उनको लगता है कि भाई केस है, ठीक है, इतना बड़ा केस नहीं है, एक एक ही हियरिंग में सॉल्व हो सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है वो केस इतना, ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ केस इन फर्स्ट हियरिंग, जो कि कहाँ पे दिया गया, ऑर्डर 14 और ऑर्डर 15 में उसकी बात की गई है, ठीक है। ऑर्डर 14 और ऑर्डर 15 में उसकी बात की गई है। देखो, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज,
ऑर्डर 14 डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। ऑर्डर 14 और ऑर्डर 15, ठीक है, दोनों को साथ में बच्चे रीड करते हैं हम लोग कभी भी, ठीक है, दोनों को हम लोग कैसे साथ में रीड करते हैं, ठीक है। इतना इतना तक समझ में आ रहा है बच्चे? थम्स अप, कैन आई गेट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स? चलिए, ठीक है, ठीक है। अब बीच में एक छोटी सी बात और आती है, क्या? फॉर एग्जाम्पल ये सभी चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग में केस को डिस्पोजल करने की बात चल रही है और पार्टीज ही नहीं आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीच में एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट आता है कि डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड जो इशू है वो नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर, ठीक है, एक हियरिंग पे अगर पार्टी ही नहीं आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ही नहीं आता है, डिपेंडेंट ही नहीं आता है, तो कहाँ से आप पहली हियरिंग में डिस्पोज करोगे? ठीक है, पहली हियरिंग में तो समझा जाता है, पार्टीज की बात सुनी जाती है, ठीक है, और अगर पार्टीज ही नहीं आती है तो क्या? ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट आता है कॉल्ड एज नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, ये ऑन नहीं है, ये नॉन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी है, हाँ, ये मैं ठीक कर दूंगी हम अपने डिग्री जब डिग्री कंपोज करूंगी। डिग्री का फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। हम डिग्री क्या? का फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। डिक्री? यस, डिग्री। डिक्री मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है मैम। डिक्री डिक्री ना, आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए जजमेंट होता है ना, जजमेंट मतलब ओके। क्या, हमको पता है कि केस के एंड में एकदम जजमेंट आती है, ठीक है, केस के एंड में हाँ। एकदम जो कोर्ट है हमारी फैसला सुना, तो वैसे ही डिक्री भी आती है जो कि एकदम एंड में आती है, वो भी, उसमें भी क्या होता है, कोर्ट का फैसला ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। अभी डिक्री क्या होती है वो हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल में हम समझेंगे कि डिक्री क्या ओके। होती है, जजमेंट क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है बच्चे, क्लियर है? फाइनल जजमेंट जो आएगा वो डिग्री। मैंने इन ऐसा शॉर्ट नहीं फाइनल बोला, जजमेंट देखिए, डिग्री। हाँ हाँ। नहीं मैम, मैंने ऐसा नहीं बोला, देखिए मैंने क्या बोला कि जजमेंट, देखिए आप लोग समझिए एक बात बहुत क्लियरली, हाँ रुको जरा सबर करो, सही है, ठीक है, ठीक है, डिक्री अलग होती है, जजमेंट अलग होता है, ऑर्डर अलग होता है, तीनों में कोर्ट का फैसला लिखा होता है, ठीक है, बट क्या कौन सी स्टेज पे कब कैसे आता है वो आप लोगों को थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आएगी ना सीपीसी की, तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाल फिलहाल यही समझ लो डिक्री, हाल फिलहाल के लिए एट एट दिस स्टेज तुम लोग ये समझ लो कि डिक्री और जजमेंट अभी के लिए सेम है, पर सेम होते नहीं, ठीक है, ओके अभी के लिए आप इतना समझ लो ताकि कंफ्यूजन ना हो चीजों में, ठीक है, ओके ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे ही मैं बोल रही थी कि ये कंसेप्ट आता है नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, अगर पार्टीज ही नहीं है, ठीक है, आपको सेटलमेंट के लिए बुलाया, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए, और क्या हुआ, अब पार्टीज ही नहीं आते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ नहीं आया, एक मिनट, हाँ इसमें कुछ मिस्टेक है क्या चांस में? ओके, क्या मैम ये आपने देखो, बच्चे को रुला दिया? कौन से बच्चे को मैंने रुलाया? बच्चा, कोई तो बच्चा रो रहा था वहां पे, बोले कौन कौन से बच्चे हैं वो जो हमारे हमारे साथ रो रहे हैं? हमारे साथ तो सारे हंसते ही रहते हैं, आपके साथ और सबके साथ। तो बोले कि देखो, चलो थोड़ा नहीं वो मेरी वजह से नहीं रो रहा है, उसको कुछ और प्रॉब्लम होगी, ठीक ओके ओके, चलो कंटिन्यू। है। वो डिक्री सुनने के लिए रो रहा था मैम, आप डिक्री बताओगे वो हाँ, रो के जाएगा। डिक्री बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, क्या, थोड़ा सब्र करो पता चलेगा। किसने लिखा ये, रुको सब्र करो, ये इंस्टाग्राम का फैन लग रहा है, रीना जी, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम बहुत यूज करती हैं क्या रीना जी?
उधर ही ज़्यादा ऐसे मीम्स आते हैं ना। ठीक है, चलो यार। इसमें इसको भी क्रॉस मार दो और इसको भी क्रॉस मार दो, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल वापस आते हैं। डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ नहीं आया। डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ आया, दोनों पार्टीज नहीं है। ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, पहली हियरिंग में केस को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ आया, और डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों जो है अपीयर नहीं हुए। ठीक है, हो सकता है। तो इस चीज में कई बारी जज डेफिनेटली पहले हियरिंग में ही ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो पहली हियरिंग में तो वो कंसेप्ट ही पूरा मर जाएगा कि पहली हियरिंग में डिस्पोज ऑफ करना केस को, तो वो पूरा कंसेप्ट ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब समझाने का अर्थ ये है कि दोनों पार्टीज का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है फॉर डिस्पोजल ऑफ केस इन फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, समझ में आता है? यही था बस, इसका छोटा सा ये कंसेप्ट था। सो आई थॉट टू क्लियर इट। अभी हम लोग आते हैं बच्चे ट्रायल पे। अभी सब हो गया। ठीक है, अभी सब हो गया। सब हो गया मतलब अभी ट्रायल बहुत बड़ा है। हाँ, ट्रायल बहुत बड़ा है। अपन आराम से इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, ट्रायल थोड़ा बड़ा होता है चीज। ठीक है। अब तक बच्चे जो हम लोगों ने किया वो एक बार मैं एकदम शॉर्ट में बोलूंगी, एकदम शॉर्ट में बोलूंगी। ठीक है। अब तक जो भी हुआ वो एक बार हम शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, ताकि ट्रायल में दिक्कत ना हो। ठीक है। पहली चीज बच्चे, पहली चीज हम यहाँ पे सीपीसी को डिकोड कर रहे थे। ठीक है, पहली चीज जो हम लोगों ने समझी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सूट को हम लोगों ने समझा था। सूट क्या होती है, मैंने बताया था कि एक सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स होती है जो कि स्टार्ट होती है प्लेन से और खत्म होती है हमारे जजमेंट से। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि भाई हायरार्की क्या है, पहले कौन सी चीज आएगी, दूसरी दूसरी कौन सी चीज आएगी। तो पहले हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन क्या था कि आपका एक लीगल राइट था और उसका वायलेशन हुआ, उसको अपन कॉज ऑफ एक्शन बोल रहे थे। ठीक है, फिर प्लेंट फाइल हुआ। प्लेंट में भी कुछ बहुत सारी चीजें थी, डुप्लीकेट में फाइल होगा और कौन फाइल कर सकता है, प्लेंट ज्यूरिसडिक्शन की बातें जो है हम लोगों ने प्लेंट में किया। ठीक है, और ये सब चीजें हो गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर समन्स की बात हम लोगों ने की थी। ठीक है, समन्स में क्या था, ऑर्डर फाइल की बात की थी समन्स में हम लोगों ने, और इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स जो बताता है। ठीक है, समन्स क्यों इंटीमेट करते हैं हम लोग किसको, डिफेंडेंट को हमारे, वो सब हो गया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला था भाई किसी किसी को एग्जेम्पशन भी दिया गया है, पर्दानशीन वुमेन को एग्जेम्पशन दी गई थी, और किसको एग्जेम्पशन दी गई थी बच्चे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर, मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको एग्जेम्पशन दी गई थी। ठीक है, अभी समन्स के बारे में हम लोगों ने और भी समझा था। 27 से 29 तक, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे समन्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। 27 में क्या था, समन टू डिफेंडेंट। 28 में क्या था, जब भी डिफेंडेंट दूसरे स्टेट में रिसाइड करता है। और 29 में क्या था, जब भी फॉरेन में समन्स कैसे सर्व होने चाहिए। ठीक है, जब भी डिफेंडेंट अगर कहीं फॉरेन स्टेट में हुआ तो वहां पे कैसे आप समन्स जो है सर्व करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आया था दस्ती समन्स का। दस्ती समन्स में क्या था, सेक्शन 9A था। दस्ती समन्स में क्या था, प्लेंटिफ क्या बोलता है कोर्ट को कि सर मुझे भी दे दीजिए एक कॉपी समन्स की, मैं भी सर्व कर देता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अब समन्स चले गए, अब पिक्चर में कौन आया, डिफेंडेंट आया। डिफेंडेंट ने क्या फाइल किया बच्चे, रिटन स्टेटमेंट फाइल किया। ठीक है, डिफेंडेंट ने दस्ती समन हो गया बच्चे, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया। अभी रिटन स्टेटमेंट का हम लोगों ने सब समझा था कि पहले क्या करेगा, डिफेंडेंट क्या कोशिश करेगा कि प्राइमरी इंस्टेंस पे केस शुरू ही ना हो, मेंटेनेबल ही ना हो केस, तो हर वो एक कोशिश करता है कि केस जो है वो मेंटेनेबल ना हो। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया, रेस सब जुडिस हो गया, रेस जुडिकाटा हो गया। ठीक है, रेस सब जुडिस क्या था बच्चे, मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है किसी और अदर कोर्ट में। रेस जुडिकाटा क्या है कि मैटर हमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ठीक है, और फॉरेन जजमेंट अवेलेबल है उस चीज पर। ठीक है, फॉरेन जजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और हम लोगों ने इसमें कुछ और चीजें ऐड की थी कि जो सूट है उसमें पूरा क्लेम आप लिखिए, तो सूट शुड इंक्लूड होल क्लेम। ठीक है,
और कॉम्प्रोमाइज डीड अगर एग्जिस्ट करती है तो भी जो चीजें हैं वो मेंटेनेबल ही नहीं हो पाएगा केस। तो यहाँ पे डिफेंडेंट क्या कर रहा था, डब्ल्यूएस में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था कि जिससे प्रोसीडिंग शुरू ही ना हो पाए। ठीक है, आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। ठीक है, आपके पास रेस सब जुडिस है, रेस जुडिकाटा है, फॉरेन जजमेंट है, ये सब था। और डब्ल्यूएस में क्या कर रहा था, वो ऐसी ऐसी सारी बातें बोल रहा है जिससे सूट की प्रोसीडिंग्स जो है वो रुक जाए। ये प्राइमरी स्टेज की, ये फर्स्ट इंस्टेंस में चीजें होती है। उसके बाद काउंटर क्लेम सेट ऑफ हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने प्लेंट, डब्ल्यूएस, रेप्लिकेशन, रीजॉइंडर को हम लोग एडिशनल डब्ल्यूएस बोलते हैं, इन सब चीजों की बात की थी। ठीक है, अब उसके बाद आज हम लोगों ने आज ही बात की है कि अगर डब्ल्यूएस फाइल नहीं किया तो डीम्ड एडमिशन मान लिया जाएगा और हर एक चीज का प्रॉपर स्पेसिफिकली आपको डिनाई करना है। ठीक है, हर चीज का आपको स्पेसिफिक डिनाई करना है हर चीज को। ठीक है, अगर आपने डिनाई नहीं करते हो प्लेंट की कोई स्पेसिफिक चीज को तो आप मान लिया जाएगा कि आपने वो किया है, मतलब क्या, डीम्ड एडमिशन मान लिया जाएगा कि आपने ये किया है। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट हियरिंग पे आए। फर्स्ट हियरिंग में हम लोगों ने देखा कि कोर्ट क्या दोनों पार्टीज को बुलाती है, और फर्स्ट हियरिंग क्या होती है, बेसिकली दोनों पार्टीज को बुला के कोर्ट समझाती है भाई। ठीक है, अगर इशू इतना अच्छा मतलब छोटा मोटा इशू है, कोर्ट को लगता है कि भाई एडीआर से रिजॉल्व हो जाएगा, तो एडीआर की हम लोगों ने बात की। कहाँ गया एडीआर? एडीआर कहाँ गया? हाँ, एडीआर आ गया। ठीक है, तो एडीआर की हम लोगों ने बात की। ठीक है, 89 में हम लोगों ने बोला हमारा एडीआर है, ऑर्डर 10। एडीआर में हम लोगों ने दो चीजें बोली कि सक्सेसफुल होगा केस या नहीं सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल हो गया तो वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो होती है वो लगा दी जाती है केस के साथ, और अनसक्सेसफुल होगा तो अभी ट्रायल शुरू हो रहा है। अभी ट्रायल में हम लोगों ने बात की, इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज क्या होता है उसकी मैंने अभी बात की। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कहाँ पे बोला गया है उसकी मैंने बात की। और मैंने क्या बात की, डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग। पहली हियरिंग में केस डिस्पोज होता है तो कैसे, और अगर पार्टीज ही नहीं आती है तो कैसे, वो कंसेप्ट ही पूरा खराब हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में डिस्पोजल वाला। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं ट्रायल। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं ट्रायल पे। ये अब तक की पूरी पिक्चर जो है हम लोगों ने समझी है। ठीक है, ये अब तक की पूरी पिक्चर जो हम लोगों ने समझी है। अभी हम लोग समझेंगे अपना ट्रायल। ठीक है, तो ये ट्रायल खाली बोलने में ऐसे छोटा दिखता है पर है बहुत बड़ा। ठीक है बहुत बड़ा ये ट्रायल। तो ठीक है, इतना इतना तक समझ में आया था सबको, इतना तक सबको समझ में आया था। आई रियली होप। सॉरी, फोन आ रहा था। क्या हो गया भाई? ठीक है, इतना तक हम सबको समझ में आया। अब अपन अपने ट्रायल की बात करें। ठीक है, अभी एडीआर वीडीआर जो भी था वो सब अनसक्सेसफुल हो गया, और या तो दोनों पार्टी मान ही नहीं रही थी, समझ लो एडीआर में। तो अभी ट्रायल चल रहा है। ठीक है, कोर्ट में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? ट्रायल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कैसे होगा ये देखो। ट्रायल मतलब क्या, यहाँ पे सिविल सूट चल रहा है। ठीक है, सिविल सूट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, सिविल सूट चल रहा है। सूट मतलब क्या, केस। ठीक है, जैसे अपन क्रिमिनल में उसको केस बोलते हैं वैसे उसको सूट इधर बोलते, ये बताया था। मैडम सिविल क्या है फिर? सिविल क्या है? अब सिविल मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप थर्ड ईयर में आ गए हो भाई साहब। सिविल क्या है मनीष जी, आप पूछ रहे हैं, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है भाई। सिविल क्या होता है यार? जब भी मैं तुम लोगों को बच्चे क्रिमिनोलॉजी पढ़ा रही थी तभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास दो तरीके के रॉन्ग होते हैं, एक सिविल रॉन्ग होता है, एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। ठीक है, सिविल रॉन्ग क्या होता है बच्चे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग होता है। क्रिमिनल क्या होता है बच्चे, स्टेट के अगेंस्ट रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये सिविल की बातें चल रही है, मतलब क्या, आपने स्टेट के अगेंस्ट रॉन्ग नहीं किया, आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रॉन्ग किया है। ठीक है, तो ये सिविल होता है। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो थोड़े मैरिज रिलेटेड केसेस आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें सिविल में आती है। मेरा घर आप मनीष जी खाली नहीं कर रहे हैं तो वो चीज सिविल में आ जाएगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, वो सिविल से क्लियर हो गया बच्चे। सूट मतलब क्या होता है? ठीक है,
तो ट्रायल जो है हमारे अभी सिविल सूट में चल रहा है, तो यही ट्रायल जब मैं पढ़ाऊंगी तो सेम क्रिमिनल केस में भी चलेगा, ठीक है। तो ये ट्रायल जो चल रहा है मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे कि ये सिविल सूट में ट्रायल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, पहली चीज जो होती है, सबसे पहली चीज आती है ट्रायल में, सबसे पहली चीज आती है एग्जामिनेशन इन चीफ। अभी ये मैं बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझाऊंगी, मतलब इसको हम लोग ना शॉर्ट में चीफ बोलते हैं, सिर्फ शॉर्ट में हम लोग इसको चीफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट में हम लोग जाते हैं ना, तो सबसे पहली स्टेज आती है कि चीफ कंडक्ट होने में। अभी चीफ मतलब क्या, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, रीना जी को ही लेते हैं, ठीक है। तो रीना जी यहाँ पे जो है प्लेंटिफ है, उन्होंने केस फाइल किया है, ठीक है। सूट फाइल किया है उन्होंने, ठीक है। मैं केस वर्ड ही नहीं यूज करूंगी, अब मैं सूट वर्ड यूज करूंगी ताकि आप लोगों के जो है दिमाग में थोड़ा घुस जाएगा, ठीक है। रीना जी ने क्या किया, सूट फाइल किया और मुझे एज ए एडवोकेट उन्होंने अपॉइंट किया, ठीक है। तो पहली चीज क्या होती है, मैं एज एन एडवोकेट, ठीक है, रीना जी से कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है, कि आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सूट फाइल किया है मनीष जी के खिलाफ, ठीक है, कि उनको कुछ भूल गए हैं वो चीजें, ठीक है। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट था या कुछ भी था वो भूल गए हैं, ठीक है। तो वो चीज उन्होंने मनीष जी के खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल चलो कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ भी उन्होंने ब्रीच कर दिया मनीष जी ने, तो उनके खिलाफ रीना जी ने सूट फाइल किया, ठीक है। अभी रीना जी ने मुझे एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया। तो पहली चीज क्या होती है, चीफ एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। मैंने तुम लोग को बताया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होता है जिसमें जज समझता है, ठीक है। इसको अपन, इससे पहले वो एक स्टेज होती है, उसके बाद वाली स्टेज जो आती है ना वो ये आती है कि चीफ एग्जामिनेशन होता है। चीफ एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि मेरा एडवोकेट मेरे से सवाल पूछेगा, ठीक है, कि आपके साथ क्या गलत हुआ, जैसे क्या हुआ, जज को जो है ना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं एज अ लेमैन, ठीक है, या रीना जी एज अ लेमैन पूरी चीजें अच्छे से वो टेक्निकल वे में वो समझा नहीं पाएंगी, ठीक है। मैं एज ए एडवोकेट जब एक एक करके पूरा केस, मतलब पूरी बोलता है ना, पूरी चीजों को खोलूंगी जज के सामने कि आपके साथ ये कब हुआ, आपके साथ ये कैसे हुआ, आपके साथ किसने किया, और कौन कौन उसके साथ इन्वॉल्व था। ये सब चीजें जब मैं जज के सामने रीना जी से पूछूंगी और रीना जी एक एक करके आंसर देती जाएंगी, तो वो सब चीजें जो होती है ना वो नोट होती है, वो सब चीजें कोर्ट में नोट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मेरा एडवोकेट मैंने जिसको एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया वो मेरे से सवाल पूछ रहा है, किसके सामने, जज के सामने। क्यों पूछ रहा है, ताकि सारे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैं एज अ लेमैन जज के सामने नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है, मैं पूरी कहानी हो सकता है मैं नहीं बता पाऊँ, वो लॉ पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, वो लॉ पॉइंट कौन सा है जहाँ पे मैं मुझे हिट करना है, ठीक है, वो ही सवाल मैं एकदम से पूछूंगी, ठीक है, वो सवाल मैं एकदम पूछूंगी, ठीक है। रीना जी तो देखिए लेमैन है यहाँ पे, तो रीना जी को पता नहीं चलेगा कि कौन सी पॉइंट मुझे बता देना है, वो ऐसे ही मुझे बता देंगे कि मैम ये हुआ, ये हुआ। अभी मैं इसमें से क्या, इसमें से मैं लॉ पॉइंट निकालूंगी, मैं एज ए एडवोकेट इसमें से क्या करूंगी, मुझे पता चलेगा कि भाई इसका ये लीगल राइट वायलेट हुआ है। अब मैं जब चीफ पूछूंगी तो मुझे इस पॉइंट पे जो है ज्यादा हिट करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है मुझे बोलता है ना हिट करना है, मतलब इस पॉइंट पे मुझे ज्यादा जो है फोकस करना है, ठीक है। तो मैं जज के सामने वो पॉइंट पे ज्यादा फोकस करूंगी, और ये सब जो बातें मैंने अभी तुम लोग को क्वेश्चंस बताए कि कैसे हुआ आपके साथ, कब हुआ, तब आप कहाँ पे थे, ठीक है, और आपके साथ कोई और था क्या, और आपको कौन कौन लगता है इन्वॉल्व है इन चीजों में, ये सब क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। तो पहली चीज ये होती है, समझ में आया क्या चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है। अभी इसका ही एक भाई आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रॉस एग्जामिनेशन बच्चे,
ठीक है। अभी क्रॉस एग्जामिनेशन में उल्टा हो जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रीना जी और मनीष जी का केस चल रहा है। रीना जी ने मुझे एडवोकेट अपॉइंट किया है और मनीष जी ने चित्रा जी को एडवोकेट अपॉइंट किया है, ठीक है। तो कैसे होगा, ठीक है। अभी जब चित्रा जी मेरी क्लाइंट रीना जी से सवाल जवाब करेंगी, ठीक है, अपोजिट हो रही है जब चीजें, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगा। और ये क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत बाद में आता है, ये पहले नहीं आता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलती हूँ, चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है, जब मेरा वकील ही मेरे से सवाल पूछता है तब। और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा, जब डिफेंडेंट का वकील आके मेरे से सवाल जवाब कर रहा है तब वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। इतना समझा बच्चे, चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है सबको। यही चीज सीआरपीसी में आएगी सेम टू सेम, ठीक है। तब मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, कि चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ ये क्रॉस एग्जामिनेशन को भूल जाओ, हाँ, सिर्फ हाल फिलहाल के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन को तुम लोग भूल जाओ, ठीक है। चलो ठीक है। अभी एक और चीज आती है चीफ एग्जामिनेशन में ही, चीफ एग्जामिनेशन में ही देखो, हाँ, एक बहुत अच्छा वो मिल गया। जब भी हम लोगों ने मूवीज तो सब लोग देखते हैं, तो मूवीज में कसम खिलवाता ना कि ओथ, ठीक है, जिसको हम ओथ बोलते हैं, ठीक है, कि जो बोलूंगा सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। वो मूवीज में ऐसा होता है ना कि भगवत गीता वगैरह लाते हैं, पर असली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे गीता वीता नहीं लेकर आते हैं, या कुछ भी जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए कुरान लेके आते हैं, तो वो सब नहीं होता है असली में। सिर्फ जज क्या होता है, जज बोलता है कि ऐसे बोलो भगवान की कसम, मतलब अगर हिंदू है तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान की कसम खाओ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, ठीक है, ऐसे बोलो, ठीक है। और तो फिर वो सामने वाला बोलता है पार्टी, बस इतना ही होता है। उसके बाद शुरू हो जाती है प्रोसीडिंग, चीफ एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है उसके बाद, ठीक है। वैसे ही अगर मुस्लिम है कोई तो बोलते हैं कि अल्लाह की कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, तो फिर वो ऐसे, ठीक है। क्या किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है? स्लाइड्स हो जाएंगी अपलोड, ठीक है, कल तक हो जाएंगी, ठीक है मयूरेश जी। जी सर, बोलिए जॉन जी। Ma'am, in olden days, those things were there. No? They were being like Bhagavad Gita and then like Quran. हाँ 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 Now they have changed. नाउ दे हैव चेंज्ड। नाउ भी मतलब ये नाउ भी बहुत साल हो गए, ठीक है। हमारे इंडियन लॉ में कैसे होता है ना, देखिए बहुत सालों से भी कोई चीज होती है तो उसको भी नाउ ही बोलते हैं कि ये अभी अभी आया है। भले उसको 5-6 साल हो जाए ना, तभी भी उसको बोलते हैं अभी अभी आया है। तो ये जो चल रहा है ना, कम से कम 7-8 साल तो हो गए हैं इसको, ये नहीं लेकर आते हैं अभी गीता या कुछ भी होता है ना, तो सिर्फ इतना ही नॉर्मली बोलते हैं कि आप कसम खाइए कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, फिर वो लोग कसम खाते हैं, फिर शुरू हो जाता है जो भी प्रोसेस, बस इतना। Yes, ma'am. Because I have read somewhere in the books, so somewhere that सर आपकी they ना have वॉइस changed the rules. थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो सॉरी मैंने सुना नहीं। हाँ, ma'am. There's a network issue, so I've just read somewhere that they have changed some certain rules, and this is हाँ one of जी हाँ those. जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ऐसे होता है। Ma'am, any particular reason for that? For changes? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर आप कोर्ट में देखोगे भी ना तो ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलर रीजन तो कुछ नहीं। पर अभी क्या है यार, मतलब एक चीज बोलते हैं हम लोग, एक तो टाइम, लैक ऑफ टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये सब प्रोसीडिंग्स, जिसको झूठ बोलना है वो झूठ बोलता ही है, कसम खा के भी, बिना कसम खा के भी। लोग भरे पड़े हैं, झूठे लोग तो आप देखिए कोर्ट में भरे पड़े हैं,
सच्ची मैं आपको अपना एक किस्सा मुझे याद आया, मैं शेयर करती हूँ। व्हाट हैपेंड कि 1 मिनट हाँ। स्मॉल कॉसेस कोर्ट में ना मैंने सच बताऊँ रीना जी, कभी मैंने विजिट नहीं किया है स्मॉल कॉसेस कोर्ट में, तो वहाँ का प्रोसीजर आज की ही बात है, कोर्ट रूम नंबर 13 में, वो भी हमारा ही क्लाइंट था। तो हम लोग ने उनका एक डॉक्यूमेंट था, उन्होंने सबमिट किया और जेसी सर ने एक छोटा सा गीता था और उन्होंने मेरे सामने उनको कसम खिलाया। आज की ही बात है। देखिए जनरली नहीं होता है, हाई कोर्ट वगैरह में ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। स्मॉल कॉसेस कोर्ट में हो सकता है, बट हाई कोर्ट्स और सीनियर डिवीजन कोर्ट्स में नहीं होता है ऐसा सब, ठीक है। मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई थी, मैं भूल ही गई, सॉरी। मैम यू आर शेयरिंग इंसिडेंट बता रहे थे मैम, हाँ झूठ। हाँ झूठ। तो क्या हुआ था, हमारे पास एक क्लाइंट आया था, तो ये मैट्रिमोनियल केस चल रहा था। क्या हुआ, जब भी ऑफिस में बैठ के हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे मैम की, डिवोर्स का कुछ केस चल रहा था, ऑफिस में बैठ के हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे, और ये बड़े बड़े आंसू, और मैं तो देख के तभी मैं शॉक हो गई, भाई इतना रो रही है बंदी, बहुत दुख हुआ है इसको डाइवोर्स का, अपने बहुत दुख हो रहा है बेचारी को, ठीक है। हमारा क्लाइंट हस्बैंड था और वाइफ डिफेंडेंट थी बेसिकली, ठीक है। वाइफ दूसरे नंबर पे जो दूसरे एडवोकेट की थी वो कैसे हमारे सर को जानती थी, तो बात करने आई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भी काउंसलिंग हो रही थी कि मतलब ऐसे कोशिश की जाती है कि सॉल्व कर लो आपस में बैठ के केस, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का मैटर होता है ना, तो जनरली कोशिश की जाती है, क्योंकि वो हस्बैंड जो है ना वो सच में चाहता था वो बंदा कि सॉल्व हो जाए केस और साथ में रहें लिटरली हम लोग। तो उसकी वाइफ आई थी और हस्बैंड नहीं था, ऑफिस में आए थे वो, तो वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, और इतना फूट फूट के रो रही थी, और आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई इतना रो रही है ये, कि कैसे, मतलब मेरे को मन में ऐसे अंदर में तो लग ही रहा था कि ये रो क्यों रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप देखिए उसको पानी वानी पिलाया मैंने, जैसे ही कोर्ट जैसे ऑफिस के बाहर उसने कदम रखा, हर बॉयफ्रेंड वाज वेटिंग आउटसाइड आवर ऑफिस, हर बॉयफ्रेंड वाज वेटिंग आउटसाइड आवर ऑफिस, ठीक है। और उसके साथ खुशी खुशी, मतलब मेरे अंडर में जो एक और जूनियर है वो काम करती है, ठीक है। उन्होंने मुझे आके बताया कि मैम, जिस लड़के को अपन ने कोर्ट में देखा था ना, जिसके साथ ये मैम आई थी, क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, इसके साथ अफेयर चल रहा है, तो तभी, अरे भाई बिग बॉस चल रहा है। हाँ, तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब हाउ कम, ठीक है। तो मुझे मेरे जूनियर ने बताया कि मैम ऐसे ऐसे बात है, तो वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी जा रही है, आपके सामने तो रो रही थी, ठीक है। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे बाद में कि यार देखो, आप इतने डबल फेस्ड और इतने टू फेस्ड पीपल बिलोंग एग्जिस्ट करते हैं, कि इतने यहाँ पे आप देखो इतने झूठ और आंसू, आप देखिए कैसे वो लोग बहा रहे हैं, और वहीं पर ही बाहर जाके 1 सेकंड में कैसे लोग चेंज हो जा रहे हैं। तो यही फील्ड में आके ना एक आप लोगों को ना अ, लोगों की सच्चाई भी पता चलती है। सच बताऊं कि आप देखिए कैसे लोग भरे पड़े हैं। जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी मुझे नहीं पता था इतना सब, ठीक है, कि ऐसे भी लोग होते हैं। पर यहाँ पे सच में पूरा बिग बॉस चल रहा था, पूरे ये लोग एक्टिंग करना जानते हैं। और मैं आपको और एक चीज बताऊं कि 2 बार तो मैं खुद पागल बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, आप प्लीज ये करके दे दो, ये करके दे दो। और मैंने ऐसे ऐसे ही एज अ मतलब कर दिया, मतलब मैंने